व्यूअर्स, वेलकम टू एस पाठशाला। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि जेनेटिक्स चैप्टर का ही कॉन्टिन्यूएशन टॉपिक है। सो लेट्स बिगिन। ओके, इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेंडल ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को कैसे इनिशिएट किया। मेंडल के वर्क के बेसिस पे ही क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी गई थी। मेंडल का जब वर्क पब्लिश हुआ था इन द ईयर 1865, ये पब्लिश हुआ था इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स के ऊपर, जिसको मेंडल ने फैक्टर्स बोला था उनके ऊपर। तो ये जो वर्क था मेंडल का, ये अननोटिस्ड रहा टिल ईयर 1900। अब कोई भी साइंटिस्ट जब अपना कोई भी काम पब्लिश करता है तो उसको लगता है कि इट शुड गेट नोटिस्ड, इट शुड नॉट अंडरगो अनइन्वेंटेड, राइट, अननोटिस्ड। तो लेकिन मेंडल का वर्क अननोटिस्ड क्यों रहा? उसके बहुत सारे रीजंस थे, बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मेंडल का वर्क जो था वो अननोटिस्ड रहा। बट इन द ईयर 1900 ऑल ऑफ सडन क्या हुआ, धीरे धीरे मेंडल का वर्क जो है उसको नोटिस किया गया और उसके बेसिस पे ही क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को डिवाइस किया गया। तो अब किसी का भी वर्क अगर नोटिस नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली ही विल फील सैड, एंड दैट्स हाउ मेंडल वाज आल्सो फीलिंग सैड। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मेंडल का जो वर्क था वो अननोटिस्ड आखिर रहा ही क्यों? क्योंकि ये तो बहुत अजीब बात है भाई कि काम किया, पब्लिश किया, बट वो अननोटिस्ड रहा। तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स थे, रीजंस थे कि मेंडल का वर्क जो है वो रिजेक्ट हुआ या उसको लोगों ने नोटिस नहीं किया, राइट। उसमें सबसे जो पहला रीजन है वो ये है कि कम्युनिकेशन। एट दैट टाइम, अभी से 200 साल पहले, कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क था। जैसे आज हमारे पास क्या है, इंटरनेट है। इंटरनेट से जैसे मैं अभी आपके साथ कम्युनिकेट कर सकती हूँ, मैं अपनी जो भी लेसन्स हैं मैं आपको वहाँ पे बता सकती हूँ, आप उसको डायरेक्टली देख सकते हैं जब चाहे तब। लेकिन तब ऐसा नहीं था। तब ना तो फोन्स थे कि एक जगह से दूसरी जगह आप अपने जो भी आपकी इन्वेंशन है उसको आप पास ऑन करो। पहले पोस्टल जो कम्युनिकेशंस होते थे, रिटन जो कम्युनिकेशंस होते थे, वो भी इतने आसान नहीं होते थे कंट्री टू कंट्री इनको भेजना। क्योंकि आप समझ रहे हैं, अगर साइंटिफिक वर्ल्ड में कोई इन्वेंशन कर रहा है या कोई भी चीज अगर उसको दूसरी जनरेशन या दूसरी जगह तक पहुंचानी है तो देयर शुड बी अ वेरी स्मार्ट कम्युनिकेशन, ताकि यहाँ से वहां चीजें फास्टर मोड में जाए। लेकिन वो पॉसिबल नहीं था उस टाइम पे। सो द सेकंड जो पॉइंट था वो था नॉन ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ये एक बहुत ही बड़ा रीजन बना मेंडल के वर्क के रिजेक्शन का। कैसे? क्योंकि अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, जो मेंडल ने हमें बताया था मेंडल के वर्क के अकॉर्डिंग, वो ये था कि जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो पेरेंटल होते हैं। एक पेरेंट अगर कैपिटल टी यानी कि अगर टॉल है और एक पेरेंट अगर डॉफ है, तो जो फैक्टर होगा चाइल्ड में या ऑफस्प्रिंग में वो क्या होगा, किसी भी एक पेरेंट के जैसा होगा, या तो टॉल पेरेंट के जैसा या तो डॉफ पेरेंट के जैसा। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों ने उसके बाद ही पढ़ा था, अगर आपको याद हो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, रेड प्लांट है, व्हाइट प्लांट है, उसको जब हम क्रॉस कराते हैं तो वो क्या बनता है, पिंक प्लांट। हम लोगों ने ये सारा अपने पुराने लेक्चर्स में डिस्कस किया है, राइट। तो जब ये पिंक प्लांट बनाता है तो ये जो इसका कैरेक्टर है, जो इसका मॉर्फोलॉजी है, वो डिफरेंट है फ्रॉम बोथ ऑफ द पेरेंट्स। तो मेंडल के काम का ये हमने कहा था कि डेविएशन है। तो अब हमें समझ आ गया होगा कि डेविएशन क्यों माना गया है ना, क्योंकि मेंडल ने बोला कि कैरेक्टर्स जो होते हैं नॉन ब्लेंडिंग होते हैं और वो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पेरेंटल होंगे, जो कि होता नहीं है नेचर में। ओके, लेट्स डिस्कस इट्स थर्ड जो पॉइंट था, जो रिजेक्शन का रीजन बना, वो था मेंडल यूज्ड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमेना, राइट। उस समय के लिए ये बहुत ही अलग टॉपिक था, अलग पॉइंट था कि बायोलॉजिकल जो भी फिनोमेना होते हैं उनको लगता है बायोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम मैथमेटिक्स। ओके, उस समय के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था कि जो बायोलॉजिकल फिनोमेना है उनको हम मैथमेटिक्स के टर्म में कैलकुलेट करके बताएं, जैसे कि मेंडल ने किया, प्रोबेबिलिटी दी, रेशियोज दिए। तो वो उस वक्त के लिए पुनेट स्क्वायर्स बनाए। तो वो जो उस वक्त के लिए किया गया काम था वो उस वक्त एक्सेप्टेड नहीं था। बट हाँ, अभी हम इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि ये क्यों किया गया होगा या इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, बट उस वक्त के लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था। एंड द लास्ट जो पॉइंट था, दैट वाज ही हैड नो फिजिकल प्रूफ ऑफ फैक्टर्स, जिसको वो जीन्स बोलते थे या जिसको बाद में जीन्स और क्रोमोसोम्स बोला गया, बट तब वो फैक्टर्स और कैरेक्टर्स बोले जाते थे। तो ये जो फैक्टर्स हैं वो कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास ऑन हो रहे हैं, इसका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था। मतलब ये सब कुछ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लग रही थी साइंटिस्ट को कि ये मेंडल ने अपने आप सोचा है, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, हम देख नहीं सकते कि ऐसा क्यों होता है। एंड दोज वर द रीजंस जिसकी वजह से मेंडल का जो वर्क था वो अननोटिस्ड, अनएक्सेप्टेड रहा टिल 1900।
बट इन द ईयर 1900 itself बेसिकली रीडिस्कवरी स्टार्ट हुई मेंडल के वर्क की, जब धीरे धीरे वो आर्टिकल यहाँ वहाँ, लाइक आप समझ रहे हैं ना, इतने दिनों के बाद कुछ जगह पे ये पोस्ट बाय पोस्ट ये मान लीजिए आर्टिकल पहुंचा, साइंटिस्ट ने जब पढ़ा तो उनको लगा हो सकता है कि वो जो कह रहे हैं उसमें कुछ तो सही बात सही हो, या कुछ भी ऐसा हो जो वो रीडिस्कवर कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया, देयर वर 3 साइंटिस्ट, बेसिकली ये तीनों बॉटनिस्ट थे, बायोलॉजी में ये लोग बेसिकली प्लांट सिस्टम पे काम करते थे। उन लोगों ने रीडिस्कवर किया मेंडल का वर्क, लेकिन इंडिपेंडेंटली इन द सेम ईयर, लाइक सब अलग अलग कंट्री में थे, जैसे कि ह्यूगो ड्रिवरेज जो कि हॉलैंड में थे, कार्ल कोरेंस जो कि जर्मनी में थे, एंड सर्मार्क जो कि ऑस्ट्रिया में थे। तो आप समझ रहे हैं ये तीनों रीडिस्कवरी जो स्टार्ट हुई थी मेंडल के वर्क की, वो अलग अलग कंट्रीज में हुई थी बट इन द सेम ईयर। तो इन लोगों की वजह से जब ये काम रीडिस्कवरी स्टार्ट हुई, तो देयर वर पॉइंट्स कि क्यों मेंडल का वर्क रीडिस्कवर हुआ होगा या कैसे इसको रीडिस्कवर किया गया होगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट था वो था माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी उस समय तक, जब तक मेंडल काम कर रहे थे तब तक वो इतना ज्यादा फेमिलियर नहीं थे, लोग माइक्रोस्कोप इतने अच्छे इन्वेंट नहीं हुए थे। बट ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप इट वाज वेरी इजी टू रीडिस्कवर मेंडल्स वर्क, क्योंकि जब माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुए तो अगर आप लोगों को पता हो कि सेल जो होते हैं, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, अब सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स किस चीज से बने हुए हैं, डीएनए से, और डीएनए जो होते हैं उसके सेगमेंट्स जो होते हैं वो जीन कैरी करते हैं। तो ये हमें अब पता लगा है। कैसे पता लगा, सेल डिवीजन कैसे देखा हमने, माइक्रोस्कोप के नीचे ही तो देखा ना। जैसे अब आप अपने हायर क्लासेस में जब जाएंगे तो आप लोग अलग अलग तरह के सेल डिवीजन के एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे, है ना। जैसे अनियन रूट में हम सेल डिवीजन स्टडी कर सकते हैं, काफ़ी सारे मॉडल ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें हम सेल डिवीजन स्टडी करते हैं। तो वो सब चीज़ें आप अपने हायर एजुकेशन में ज़रूर करेंगे। तो समझ रहे हैं आप कि ये माइक्रोस्कोप्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसकी वजह से मेंडल का वर्क जो है वो रीडिस्कवर करना आसान हुआ। नेक्स्ट वॉज सेल डिवीजन स्टडीज बिकेम ईजियर। येस ऑफ कोर्स, क्योंकि माइक्रोस्कोप के नीचे ही हम सेल्स देख सकते हैं। जब तक हमारे पास अच्छी क्वालिटी के माइक्रोस्कोप्स नहीं थे, हमें नहीं पता था कि सेल्स कैसे होते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो अब क्योंकि सेल्स दिखाई दे रहे थे, सेल्स विजिबल थे, इसलिए सेल डिवीजन हम स्टडी कर रहे थे। अब सेल डिवीजन क्योंकि हम स्टडी कर रहे थे तो हमने क्रोमोसोम्स, जिसको कि कलर्ड बॉडीज भी कहते हैं, क्योंकि हम उसको कलर जब देते हैं तो वो कलर हो जाता है, मतलब लाइक दे एब्जॉर्ब कलर्स। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो हम उसको बहुत आसानी से माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते थे। तो हमें पता लगा कि ओके ये जो कलर्ड बॉडीज हैं स्पेसिफिकली इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट है, राइट। तो समझिए आप कि कितना हायर क्वालिटी और हायर रेजोल्यूशन का माइक्रोस्कोप हमें लगा होगा उस समय इस चीज को स्टडी करने के लिए। तो दीज वर द फैक्टर्स जिसकी वजह से मेंडल के वर्क को दोबारा से डिस्कवर किया गया। अब ये रिडिस्कवरी की किसने, कैसे स्टार्ट हुआ होगा, तो देयर वर साइंटिस्ट नेम्ड एज वॉल्टर सटन, जो कि क्या थे, अमेरिकन जेनेटिसिस्ट थे, और एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थियोडोर बोवेरी। ये एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। सटन जो है वो काम करते थे ग्रास हॉपर पे और बोवेरी का काम था सी अर्चिन पे। ये दोनों मॉडल ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे कि मेंडल के केस में क्या था, पी प्लांट वाज द मॉडल ऑर्गेनिज्म, इनके केस में क्या था मॉडल ऑर्गेनिज्म, ग्रास हॉपर, और बोवेरी के लिए सी अर्चिन वाज द मॉडल ऑर्गेनिज्म, राइट। तो सटन ने क्या बोला, सुटॉन ने बोला कि क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर्स में होते हैं। क्रोमोसोम्स, जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे वो हमेशा होमोलोगस पेयर्स में होंगे, यानी एक दूसरे के सिमिलर होंगे। और इनका नेक्स्ट पॉइंट था कि मियोसिस के टाइम पे, मियोसिस जो कि क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, तो रिडक्शनल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम्स सेपरेट्स फ्रॉम वन अनदर इन द फॉर्म ऑफ गेमीट्स। तो हम लोगों ने ये पहले ही पढ़ा हुआ है क्लास 11th में कि क्रोमोसोम्स में जो मियोसिस होती है, मियोसिस जो फिनोमिना होता है उस समय क्या होता है, जो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, दो टाइप की मियोसिस होती है। तो जो मियोसिस होता है उसकी वजह से क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, हाफ हो जाता है, और वो गेमीट्स में अलग अलग डिवाइड होकर के चला जाता है। उन्होंने ये भी बोला कि एक क्रोमोसोम, अगर हम जाइगोट फॉर्मेशन की बात करते हैं जब, तो एक क्रोमोसोम मदर का आता है और दूसरा क्रोमोसोम किसका आता है, फादर का आता है। जैसा कि मेंडल ने भी बोला था, अगर आपको याद हो कि मेंडल ने क्या कहा था कि एक जो टी आएगा वो मदर से आएगा, एक टी जो आएगा वो फादर से आएगा। जब भी हम पुनेट स्क्वायर बनाते हैं तो हम अपर पैनल में क्या करते हैं, फादर के जीन लिख देते हैं, और लोअर पैनल में मदर के जीन लिख देते हैं, और उसके बाद हम एक दूसरे से क्रॉस कराते हैं। तो यानी कि उनका भी यही कहना था कि जीन्स और फैक्टर्स जो आते हैं वो एक मदर से आता है, एक फादर से आता है, जैसा कि वॉल्टर एंड सुटॉन ने भी बोला था, राइट। अब बोवेरी ने क्या कहा, बोवेरी का कहना था कि फॉर प्रॉपर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट,
यानी कि किसी भी एम्ब्रियो को ठीक से डेवलप होने के लिए ऑल द क्रोमोसोमल पेयर्स हैव टू बी प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो, राइट। क्रोमोसोम के पेयर्स प्रेजेंट होने चाहिए, यानी कि एक जो क्रोमोसोम मदर से आएगा और एक जो फादर से आएगा, दोनों क्रोमोसोम अगर प्रेजेंट होंगे तभी एम्ब्रियो का प्रॉपर डेवलपमेंट होगा। अगर ये नहीं होगा तो हमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स मिलेंगे, जैसा कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स और जो जेनेटिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में, राइट। तो ये जो कुछ पॉइंट्स थे, ये इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, अपनी अपनी जो एक्सप्लेनेशन थी, जो साइंटिफिक फाइंडिंग्स थी उसमें बताया, और इन दोनों ने ये काम इंडिपेंडेंटली किया था। लाइक इन्होंने अपनी कंट्री में किया, इन्होंने अपनी कंट्री में किया, ये दोनों एक दूसरे से तब कनेक्टेड नहीं थे। तो सुटॉन एंड बोवेरी इन दोनों ने मिलकर के हाइपोथेसिस दी, जो इनके काम थे, इनके बेसिस पे हाइपोथेसिस दी गई, जिसको बाद में क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस बताया गया। अब आपको आई थिंक यहाँ पे डिफरेंस मालूम होना चाहिए हाइपोथेसिस और थियरी का। हाइपोथेसिस एक ऐसी चीज होती है, जैसे अगर मान लीजिए, इसको हम अजम्पशन बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई चीज अज्यूम की कि हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा हो, दैट इज माई हाइपोथेसिस, राइट। अगर हम उसको साइंटिफिकली प्रूव कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज थियरी। तो इन दोनों ने जो सबसे पहली बार जो चीजें एक्सप्लेन की, उसको इन्होंने हाइपोथेसिस बोला, जिसको बाद में कंबाइन करके क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस का नाम दिया गया, ठीक है। तो इसके बारे में हम दोनों ही पैनल को डिस्कस करते हैं, जैसे कि मेंडल का वर्क क्या था और सुटॉन और बोवेरी का वर्क क्या था। तो इन लेट्स कंपेयर कि इन दोनों के काम में ऐसी क्या सिमिलैरिटी थी जिसकी वजह से मेंडल का वर्क प्रूफ भी हुआ और इसको क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस का भी नाम दिया गया। मेंडल ने बोला था कि फैक्टर्स जो होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, या उनको हम एलील्स बोलते हैं, जैसे कि कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये सब चीजें हमने डिस्कस की हुई है, राइट। तो हमने क्या बोला कि मेंडल ने बोला कि ये जो फैक्टर्स हैं वो पेयर्स में होंगे। अब सुटॉन एंड बोवेरी ने क्या बोला, इन्होंने भी यही बोला कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो भी पेयर्स में होते हैं, उनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट वाज एलील्स सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, जिसको कि हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। जो आपने मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाला, उसमें हमने डिस्कस किया है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में, कि एलील्स कैसे सेग्रीगेट करते हैं एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। यानी कि अगर कैपिटल टी है और उसके साथ ही अगर हमारे पास स्मॉल टी है, तो क्या होता है, एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन कैपिटल टी अलग, फिर कैपिटल टी अलग, फिर स्मॉल टी अलग, राइट। यही चीज होती थी। तो यानी कि गैमीट फॉर्मेशन और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के टाइम पे एलील्स जो होते हैं वो अलग अलग गैमीट में जाते हैं, इनका ये मतलब हुआ। अब क्रोमोसोम्स भी सेग्रीगेट करते हैं एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, ये सुटॉन एंड बोवेरी ने बोला था, जो कि बहुत ही इजीली आप देख सकते हैं आपका जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है उसके थ्रू। आप देखिए, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, ये आपके एनसीईआरटी में ये सेम डायग्राम दिया गया है। वहां पे क्या बताया गया कि G1 फेज जो होता है, उसके बाद G2 फेज होता है। आप लोगों ने सेल साइकिल पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, राइट। तो G1 के बाद क्या आता है, G2 फेज आता है। G2 फेज में क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। जब डीएनए रेप्लिकेट करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो डायट बनाते हैं। यानी कि आप देखिए, ये डबल क्रोमोसोम्स हो गए ना इसमें, मतलब ये डबलिंग हो जाती है यहाँ पे इनकी। तो अब आप यहाँ पे देखें, रेप्लिकेट होने के बाद जो दोनों ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये कंप्लीट क्रोमोसोम्स हैं। अब ये क्रोमोसोम्स जो होंगे G2 के बाद क्या होंगे, मियोटिक फेज में जाएंगे। तो मियोसिस 1 में पहले क्या होगा, प्रोफेज मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये अलाइन हो जाते हैं एक प्लेट पे, है ना। ये सब चीजें आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम लोग इसको बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। तो मियोसिस 1 के एनाफेज में क्या होगा, ये दोनों अलग अलग साइड पे दे विल गेट पुल्ड अपार्ट, राइट। मियोसिस 2 जब तक आएगा तो ये क्रोमोसोम्स बिल्कुल ही सेपरेट हो चुके होंगे, क्योंकि मियोसिस 1 के एनाफेज के बाद प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज, उसके बाद फिर मियोसिस 2 शुरू हुई होगी, जहां पे फिर से प्रोफेज 2 मेटाफेज 2 एनाफेज 2। तो यहाँ पे हम सीधा एनाफेज 1 से मियोसिस 1 के एनाफेज 1 से हम मियोसिस 2 के एनाफेज 2 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मियोसिस 2 के एनाफेज में हम देखते हैं कि ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये फिर सेपरेट हो जाते हैं और टीलोफेज में जाकर के ये जर्म सेल बनाते हैं, जो कि रिडक्शनल डिवीजन है, क्योंकि आप यहाँ पे देखें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया। तो अब यहाँ पे ये जर्म सेल में 4 अलग अलग जर्म सेल्स में ये डिवाइड हो जाएंगे सारे क्रोमोसोम्स। तो यही फिनोमिना होता है जब हम क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स को देखते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट था, ये जो पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन था, ये सुटॉन एंड बोवेरी ने दिया था। इन्होंने बताया कि क्रोमोसोम्स कैसे सेपरेट होते हैं, कैसे ये फॉर्मेशन ऑफ गैमीट के टाइम पे सेग्रीगेट करते हैं, जो कि हमें मेंडल ने भी बताया था, बट इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स और एलील्स, राइट। चलते हैं जरा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इन लोगों ने क्या कहा था। अब मेंडल ने बोला कि एलील्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, लाइक से फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमारे पास ए है
और A है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास B है और B है। तो इनका क्या कहना था कि मेंडल के अकॉर्डिंग A जो है वो कैपिटल B के साथ भी जा सकता है ना, यही पढ़ा था हमने, या फिर A जो है वो क्या, वो स्मॉल b के साथ भी जा सकता है। दैट इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि ये ए जो है ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सकता है इस बी के साथ या फिर इस बी के साथ। इट्स नॉट मैंडेटरी कि ये कैपिटल ए है तो ये हमेशा कैपिटल बी के साथ ही जाएगा, या ये स्मॉल ए है तो हमेशा स्मॉल बी के साथ ही जाएगा। नो, स्मॉल ए कैन ऑल्सो गो विथ कैपिटल बी एंड स्मॉल ए कैन ऑल्सो गो विथ स्मॉल बी। दैट वॉज द पॉइंट ऑफ मेंडल। अब सुटॉन एंड बोवेरी ने क्या बताया, सुटॉन एंड बोवेरी ने बताया कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स ये भी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, इनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किसके साथ जा रहे हैं, कौन सा वाला क्रोमोसोम के साथ जा रहे हैं, राइट। तो इसको डिस्कस करने के लिए जरा हम देख लेते हैं कि हमारा इसका एनसीईआरटी के एग्जांपल में क्या दिया गया है। वहां दिया गया है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि यहाँ पे दो कंडीशंस आपको दी गई हैं, दो पॉसिबिलिटीज दी गई हैं कि ये जो ऑरेंज क्रोमोसोम है वो ग्रीन के साथ भी हो सकता है और ये ग्रीन येलो क्रोमोसोम जो है वो रेड के साथ भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी इन द सिमिलर फैशन यहाँ पे ऑरेंज जो है वो रेड के साथ भी जा सकता है और ग्रीन जो है वो येलो जो है वो ग्रीन के साथ भी जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखें, ये अगर इसके साथ है तो यहाँ पे देखिए मियोसिस 2 के एनाफेज में देखिए यहाँ पे फिर से ये अलग अलग असॉर्ट करके जर्म सेल बनाएंगे जिसमें कि ऑरेंज ग्रीन के साथ है और येलो जो है वो रेड के साथ है। और सेकेंड पॉसिबिलिटी में क्या है, ऑरेंज रेड के साथ भी हो सकता है और ग्रीन येलो के साथ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें वही फिनोमेना दिखाया गया है। तो इसको समझने के लिए जरा हम एक सिंपल सा फिनोमेना देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास दो क्रोमोसोम्स हैं, तो अब क्रोमोसोम्स क्या होंगे, पेयर में ही तो होंगे। तो मान लीजिए हमारे पास पहला क्रोमोसोम ए है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये स्मॉल ए क्रोमोसोम है। अब हम इसको जरा आगे देखते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक क्रोमोसोम ये है जो कि क्रोमोसोम बी है और ये जो दूसरा वाला क्रोमोसोम है इसको आप बोल दीजिए स्मॉल बी है। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब हुआ ये जो क्रोमोसोम ए है दिस कैन गो विद दिस कैपिटल क्रोमोसोम बी और दिस कैन गो विद द स्मॉल क्रोमोसोम बी, और दिस स्मॉल ए क्रोमोसोम कैन ऑल्सो गो विथ दिस कैपिटल बी और दिस स्मॉल बी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे दूसरा क्रोमोसोम कौन सा है, दिस कैन गो विद दिस और दिस कैन गो विद दिस। तो यही एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में इस तरीके से कलर्ड क्रोमोसोम के बेसिस पे दिखाया गया है, राइट। सो अब ये जो सुटॉन एंड बोवेरी का हाइपोथेसिस था जिसको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहा गया, लेट्स डिस्कस कि ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है क्या चीज। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस स्टेट्स दैट जीन्स आर फाउंड एट स्पेसिफिक लोकेशंस ऑन क्रोमोसोम्स and the behavior of chromosomes during meiosis can explain Mendel's law of inheritance. This is a very simple theory जिसमें हमें सिर्फ ये एक्सप्लेन किया गया है कि जो भी जीन्स होते हैं, जो हमने एकदम स्टार्ट में अभी डिस्कस किया था कि सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स डीएनए से बने होते हैं, डीएनए जो होते हैं वो जीन के स्ट्रेच कैरी करते हैं। तो इसका सिंपल यही मतलब है कि जीन्स जो होते हैं वो स्पेसिफिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स पे, और क्रोमोसोम के हर लोकेशन पे, जैसे अगर कोई भी क्रोमोसोम है, से फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक क्रोमोसोम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है, तो क्रोमोसोम का ये वाला जो पार्ट है इस पे अलग कैरेक्टर का जीन होगा, ये वाला जो पार्ट है इस पे अलग ट्रेट के लिए जीन प्रेजेंट होता है। तो हर जीन जो क्रोमोसोम के हर एक लेंथ पे अगर हम देखें ना तो हर जगह अलग अलग ट्रेट के लिए जीन अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो इस लाइन का यही मतलब है कि ये स्पेसिफिक लोकेशंस पे प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम के, और जो बिहेवियर होता है क्रोमोसोम का वो मियोसिस के टाइम पे, क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन है, वो जो मियोसिस के टाइम पे क्रोमोसोम कैसे सेग्रीगेट करते हैं उसकी वजह से हम मेंडल का जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस था, दैट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो ये जो लॉज थे इनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी कि क्रोमोसोम को जब हम देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे तो वी कैन एक्सप्लेन और वी कैन प्रूव मेंडेलियन लॉज, एंड दैट्स व्हाई क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस को जब एक्सेप्टेंस मिली उसके बाद ही मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को भी एक्सेप्टेंस मिली थी। तो अब हमें देखना है कि क्रोमोसोमल थियरी, मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जो है जब वो एक्सेप्टेड हुआ तो उसके बाद इसको प्रूव कैसे किया गया, क्योंकि क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रूव करने के लिए वी नीड सम अदर एक्सपेरिमेंटेशंस एंड अदर थिंग्स। तो उसको प्रूव किया
एक बहुत ही वेल नोन साइंटिस्ट ने, उनका नाम था थॉमस हंट मॉर्गन। इनका बहुत सारा जो कंट्रीब्यूशन है जेनेटिक्स के लिए वो बहुत ही ज़्यादा है। और वो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ये एक फ्रूट फ्लाई होता है जो कि आपने केले के प्लांट केले जो अगर आप रख देंगे थोड़े दिनों के लिए घर में, अगर वो थोड़ा खराब होने लग जाते हैं, वहाँ पे आसपास छोटे छोटे फ्लाइज आने लगते हैं, उनको हम फ्रूट फ्लाइज बोलते हैं। तो वो जो फ्रूट फ्लाइज होते हैं वो ड्रोसोफिला होते हैं। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की स्पीशीज है, इसकी अदर स्पीशीज भी अवेलेबल होती हैं। तो बेसिकली इन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे काम किया। मेलानोगास्टर पे इन्होंने काम क्यों किया? क्योंकि इसको हम बहुत ही आसानी से सिंपल सिंथेटिक मीडियम में लेबोरेटरी में ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि केले के पास आ जाते हैं, अगर आप कुछ ना करें तब भी ये आ जाएंगे, तो इसलिए इनको मेंटेन करना बहुत आसान था। प्लस इनकी लाइफ साइकिल जो होती है, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई की जो होती है लाइफ साइकिल, बहुत छोटी होती है, दैट इज अबाउट ओनली 2 वीक्स। उसके अलावा सिंगल मीटिंग में ये लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। जैसे इन केस ऑफ ह्यूमंस, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, है ना। मीटिंग में अगर ह्यूमन की मीटिंग होती है तो उसमें नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं वो कम होते हैं, 1 2 और बहुत ज्यादा तो 3, और बहुत एक्सेप्शनल केसेस में कुछ ज्यादा भी होते हैं, बट 1 2 और बहुत ही ज्यादा अगर होता है तो 3 जो है हमारे केसेस में एक्सेप्टेबल है। बट इन केस ऑफ ड्रोसोफिला जितने भी स्मॉलर एनिमल्स होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन बना थॉमस हंट मॉर्गन के लिए इस मॉडल ऑर्गेनिज्म को चूज करने का। ये इजी टू आइडेंटिफाई होते हैं, यानी कि इसमें मेल और फीमेल को हम बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड द सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन जो होती हैं और जो हेरिडिटरी वेरिएशंस होती हैं उसको हम लो पावर माइक्रोस्कोप के नीचे भी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि उस समय इतने ज्यादा अच्छे माइक्रोस्कोप्स अवेलेबल नहीं थे, इतने अच्छे माइक्रोस्कोप्स की इन्वेंशन नहीं हुई थी। दैट्स वाई इन लोगों के लिए यही एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर था कि जो हेरिडिटरी, अगर आपको कोई भी हेरिडिटरी फिनोमिना देखना है तो उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए, क्योंकि आप क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर है, जो कि सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो सेल्स अपने आप में इतने छोटे हैं, सोचिए न्यूक्लियस कितना छोटा होगा और क्रोमोसोम्स कितने छोटे होते होंगे, तो उसको देखना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए अच्छे माइक्रोस्कोप की जरूरत थी। लेकिन ड्रोसोफिला को हम थोड़ा सा लो पावर माइक्रोस्कोप के अंडर भी उसकी जो जीन्स है, उसकी स्टडीज जो होती हैं वो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसीलिए थॉमस हंट मॉर्गन ने क्या किया, ये जो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस थी ना, उसको उन्होंने प्रूव किया अपने एक्सपेरिमेंटेशंस के थ्रू। तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट इज द टॉपिक लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में, कि क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस के बेसिस पर लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को कैसे प्रूव किया गया और कैसे ये पता लगा कि कौन सा क्रोमोसोम किसके साथ कैसे जाके ब्लेंड करता है और कैसे करके चीजें इंफॉर्मेशन जो होती हैं वो पास ऑन होती हैं। तो आई थिंक बच्चों आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें। आई विल डेफिनेटली ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उनको सॉल्व करूं या आपको आंसर कर सकूं। टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय।